ओम शांति। मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आज मैं अपने कुमार भाइयों से वार्तालाप करने जा रहा हूँ। मेरा अपना ईश्वरीय जीवन भी कुमार काल में ही शुरू हुआ था। इंटरमीडिएट करने के बाद मैं बीएससी में पढ़ रहा था और तभी ज्ञान का पता चला। और उस समय मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था और बाबा का साकार ब्रह्मा बाबा का कानपुर में आना हुआ। ये है सन 1962 की बात। ये अर्थात आज ये 60वां वर्ष चल रहा है और मुझे विश्वास है कि शायद कोई ही रेयर कुमार होंगे जो इस आयु वर्ग में होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे। खैर, तो लखनऊ से ज्ञान लिया और कुछ समय बाद चूंकि बाबा कानपुर आए थे तो हम लोग कानपुर गए। और कानपुर में जब सब लोग मिल लिए और पहुंचने में देरी हो गई थी, थोड़ा सा ठंडी का मौसम था और बाबा की मुरली पूरी हो गई थी। तो जब बाबा से मिले तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो हमने तो स्थूल रीति से समझा कि चूंकि बस थोड़ा आने में लेट हो गई, पहुंचना था हम सब लोगों को 7:30-8 बजे और 9 बजे पहुंचे। तो मैंने कहा, बाबा बस लेट हो गई इसलिए आने में देर हुई। तो बाबा ने बड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा बस से लेट हुई, लेकिन बाबा तो तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। फिर सबने बताया कि बाबा का भाव तो कि हम सब कल्प पहले के बिछड़े हुए बच्चे हैं और इतना सिकी लदे बच्चे 5000 साल के बाद मिल रहे हैं। तो कहने का भाव ये है, पहली बात कि बाबा जो है ना, हम बच्चों से जो भी बात कर रहा है उसका शाब्दिक अर्थ न लेकर के उसके भाव में स्थित हो, चाहे वो मुरली हो, साकार हो, अव्यक्त मुरली हो, उसकी जब तक गहनता और गुह्यता में नहीं जाएंगे तो उसका सच्चा अर्थ नहीं समझ सकेंगे। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करते हो, बताया ऐसे पढ़ाई। तो बाबा ने कहा तुम्हें डबल स्टूडेंट बनना है, ये हम सब के लिए रिलेवेंट है। तो मैं देखता रहा। तो बाबा ने कहा, देखो एक तो लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक है, लौकिक के साथ साथ ये अलौकिक पढ़ाई, ये अलौकिक यूनिवर्सिटी है ना, अलौकिक पढ़ाई, किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले कि ये लौकिक पढ़ाई में बिजी हो गए तो अलौकिक वाला पलड़ा इनका ढीला हो गया, और अलौकिक पढ़ाई में इतना टाइम दिया कि लौकिक वाला मार्क्स कम आए उसमें। तो एक वर्ड है, की वर्ड कुमारों के लिए विशेष, वैसे तो सभी के लिए है, वो है बैलेंस। बैलेंस रख के चलना, और ये हमने अपना कीवर्ड बना लिया था। तीसरी बात, बाबा जो है लॉन्ग टर्म में देखता है। हमारा नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि वर्तमान समय IIT धनबाद के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ एडमिशन हुआ तो हमने बाबा को कहा कि बाबा वहाँ पढ़ाई के लिए जाना है और वहाँ जाने की दिल नहीं है क्योंकि संगम तो छोटा समय है, बहुत समय निकल गया, हम सेवा में लगना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, तुम्हें पढ़ने जाना है और बाबा को तुम्हारे द्वारा बहुत बहुत सेवा करानी है, इसलिए इंजीनियरिंग पढ़ाई पूरी पढ़नी है। जबकि इससे पहले 2 और कुमार थे, उन्हें बाबा ने बोला था कि हाँ बच्चे, पढ़ाई हो गई, अब जॉब में लग जाओ और बाबा की सेवा करनी शुरू कर दो। तो हम भी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बाबा ने जब ये कहा तो हमने कहा, बाबा ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हाँ, उनको तो बोला हमसे पहले जो 2 कुमार आए थे कि ठीक है तुम जॉब में लग जाओ और पढ़ाई पूरी हो गई। अब तो मेरे लिए ऐसा क्यों, क्या मैंने भी ग्रेजुएशन कर लिया है
और आगे पढ़ने में तो फिर इतने 4-5 साल इंजीनियरिंग पढ़ने में लगेंगे। तो बाबा ने कहा कि नहीं बाबा देखो, हर बच्चे की जन्म पत्री जानता है, और तुम्हें बाबा इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा देश विदेश की बहुत सेवा होनी है, इंजीनियरिंग वर्क की बहुत सेवा होनी है, बड़े बड़े वीआईपीस के सेवा करने के निमित्त बनना है, इसलिए तुम्हारे पढ़ना जरूरी है। तो बाबा जब भी बोले, और आजकल सिर्फ साकार बाबा नहीं है, तो जो भी और अनुभवी है या उस क्षेत्र से गुजरे हुए हैं या निमित्त भाई बहनों से हम पूछ करके अगर कार्य करते हैं, तो जैसे ये बाबा से ही पूछ करके हुआ, लेकिन उसमें अच्छी तरह देख करके समझ करके आगे चलना चाहिए। फिर जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने जा रहे थे तो हमने कहा बाबा वहाँ तो हॉस्टल में खाना खाना पड़ेगा। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा वहाँ तो अशुद्ध भोजन करना पड़ेगा मैस का, तो ये तो मतलब ठीक नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें पढ़ना है। अरे जब हम अपने पवित्र दृष्टि से संसार को बदल सकते हैं तो क्या भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते? तो ये कह के बाबा ने तो बहुत हिम्मत दी कि दृष्टि दे के खाना। फिर बाबा ने युक्ति भी बाद में बताई कि बच्चे जो मैस में बनाने वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा हाथ में करके रखोगे तो वो तुम्हारे लिए बिना प्याज लहसुन का खाना वगैरह बना देंगे, और थोड़ा समय की बात है। अब मैंने सोचा थोड़े समय की बात का कैसे बात, 4 साल की बात है ये, लेकिन बाबा तो राजू रमजवाज है और हर बात की गहनता समझ के बात करता है। तो वहाँ जाके जैसा बाबा ने कहा था, उसको हॉस्टल जो भोजन बनाने वाला था उसको हाथ में करा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने का करा, तो वो हमारा भोजन पहले निकाल लेता था बिना प्याज लहसुन का, और उसके बाद में सबके लिए प्याज लहसुन का खाना बना देता था। तो बाबा ने लौकिक युक्ति, जो बाबा कहता है ना युक्ति से मुक्ति, तो युक्ति से एक तो अशुद्ध भोजन से मुक्ति मिली, और दूसरा ये करा। फिर बाबा के पत्र आते थे रेगुलर, मुरली आती थी कि बच्चे वहाँ सेंटर खोलना है, क्योंकि धनबाद में कोई सेंटर नहीं था, वहाँ निकट में सेंटर था सिंदरी, हाँ, और वहाँ पर एक युगल थे, वो ज्ञान में चलते थे। तो बाबा ने कहा कि सेंटर खोलना है। अब हम लोग तो स्टूडेंट, सेंटर खोलने में तो सब बात आती है, फाइनेंशियल भी वो होती है, लेकिन बाबा किस तरह युक्त रीति से करता है, तो वहाँ पर देखा मकान वगैरह, और जो युगल थे पास में, उनके सहयोग से वहाँ पर मकान देख के सेंटर खोला। और वो हम 63 में पढ़ने के लिए गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, 64 में ही सेंटर खुल गया। और उसमें बाबा ने ये कमाल की, हम वैसे स्टूडेंट सदैव से अच्छे रहे, सदैव फर्स्ट क्लास आती रही, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जब सिलेक्शन, ऑल इंडिया सिलेक्शन था, उसमें हमारा नंबर काफ़ी नीचे था। और जब ये स्कॉलरशिप की बात होती है तो उसमें तो भाई टॉप फ्यू को मिलता है, लेकिन वहाँ पर एग्जामिनेशन का प्रोविज़न था। तो यद्यपि 150 स्टूडेंट में जो सेलेक्ट हुए थे टोटल, उनमें हमारा नंबर 140 के बाद ही था, 140 से 50 के बीच में सिलेक्शन। लेकिन जब स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें हमारा नंबर ऊपर तीसरा चौथा आ गया और हमें स्कॉलरशिप मिलने लगी। और उस स्कॉलरशिप के आधार पर सेंटर खोलने में भी मदद रही, और वहाँ पर बाबा ने पहला सेंटर भी खुलवाया। तो भाव ये है कि बाबा अगर कुछ कहता है, करता है, उसके बीच में राज होता है, और कहता ही नहीं, वो कहने के साथ साथ उसको संपूर्ण करने की शक्ति भी भरता है बाबा। तो इस तरीके से वहाँ पर क्लास शुरू हुई, और वहीं पर ही हमारे पहले स्टूडेंट जो हमारे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में ही थे, विनोद जैन, वो पहले स्टूडेंट निकले। तो हम 1 से 2 नहीं हुए, बल्कि 1 और 1 मिलके जैसे 11 हो जाते हैं। तो उस रीति से सेंटर चलने लगा। हमें एक घटना याद आती है कि
हम लोग हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में तो शुरू में तो सेंटर में नहीं था, तो वहीं पर ही भोजन बना लिया करते थे। तो उसके बाद एक दिन हमारे मन में विचार आया कि चलो बाबा का भोग बनाते हैं, और कल गुरुवार है, कल बाबा का भोग लगाएंगे, सेंटर पे ले जाएंगे। अब उस समय ना तो कोई फ़ोन थे, ईमेल थे, ना कोई मोबाइल वगैरह, तो ये हमने सोचा अपने तक ही सीमित रखा, और सुबह तैयार वगैरह हो के नहा धो के और बाबा का भोग तैयार किया, और वो लेकर के जब तक हम पहुंचे तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। नॉर्मल केस में मुरली 7:30 तक पूरी हो जाती है, उसके बाद भोग लगता है। तो हम लोग पहुंचे करीब 8:15 8:30 के करीब। तो जब वहां पहुंचे तो एकदम देखा तो क्लास तो अभी भी लगी हुई थी, जो नॉर्मली नहीं होती है, और बहन जी संदली पर बैठे हुए थे, भोग आगे रखा हुआ था। तो हमने छोटी बहन को बोला कि हम लोग बाबा के लिए भोग लाए हैं, ये बना के आप थाली में रख देंगे क्या? कि अरे जल्दी दो बहन जी, अभी काफी देर से बैठे हैं। और बस जैसे ही हमारा बनाया वो भोग थाली में रखा गया, बहन जी का डोर बाबा ने जैसे खींच लिया, संदेशी। और उसके बाद वो बहन जी जब गए ऊपर, तो उन्होंने कहा बाबा, मैं तो आज इतनी देर, हमेशा तो आप 5-10 मिनट में मुझे खींच लेते हो ऊपर, लेकिन आज मुझे बैठे हुए तो आधा पौना घंटा हो गया, अभी तक भी आपने नहीं खींचा, इतना देर क्यों बाबा? तो बाबा ने कहा, अरे बच्ची, मेरे सिकी लदे बच्चे अपने हॉस्टल में मेरे लिए इतने प्यार से भोग बना रहे थे, तो जब तक उनका भोग नहीं आता तब तक मैं तुम्हें कैसे खींच सकता था? तो देखो, न तो बहन जी को मालूम था कि हम कोई भोग ला रहे हैं, इंफॉर्मेशन, कोई फोन वगैरह की सुविधा नहीं, लेकिन हम जो भी संकल्प करते हैं वो बाबा तक पहले पहुंच जाता है, कर्मणाप तक चाहे बाद में आए। तो ये हमें भी की पॉइंट बना लेना चाहिए अपने जीवन का, कि हमारे अंदर जो भी अच्छे बुरे कोई भी संकल्प आते हैं वो बाबा तक पहुंच जाते हैं, भले वो वाचा कर्मणा में ना आए। तो संकल्पों पर इतनी अटेंशन देनी है हमें कि कोई भी संकल्प ऐसा ना हो, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त मुरली में काफी पहले बताया था कि जब भी बच्चों को कोई ऐसा कमजोरी का या विकारों का संकल्प आता है, तो बाबा के पास हर बच्चे का टीवी है, और वो टीवी ऑन हो जाता है, और बाबा को पता चल जाता है कि मैं ये बच्चा क्या है, तो बाबा फिर ऊपर से प्रकाश देता है, शक्ति देता है। अगर बच्चे की लाइन, बुद्धि की लाइन क्लियर होती है या फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो फिर वो पकड़ लेता है, और फिर वो उस कमजोरी से बाहर आ जाता है। अगर नहीं, उसे टाल देते हैं अलबेलेपन में, तो फिर उन कमजोरी के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये हम जरूर ख्याल रखें, कभी भी कोई भी कमजोर संकल्प आए तो हमारी बुद्धि में आएगा कि अरे ये बात बाबा तक पहुंच रही है, बाबा टीवी में देख रहा है, मेरे टीवी में, मेरे तो संकल्प में बात चल रही है, बट प्रैक्टिकल में वहां पर बाबा देख रहा है। तो अगर हम कोई भी वैसे गलत कार्य करते हैं, चोरी छिपे या कोई भी, तो डर के और एकांत में करने का प्रयास करते हैं, हम सबके अनुभव है। तो इसीलिए ये समझना चाहिए, भले मैं यहाँ पर एकांत में हूँ, लेकिन ये बात बाबा तक पहुँच रही है। बाबा, बस मेरे बाबा आओ, मेरे साथी आओ, मुझे इस कमजोरी से निकालो। बस फिर देखो बाबा किस विधि से आपको उस कमजोरी से निकालता है, और उस कमजोरी में और वो ना आए, कर्मणा तक ना आए, उसके लिए कोई ना कोई आत्मा को निमित्त बनाएगा, संकल्पों को, किसी के व्यवहार को, कुछ ना कुछ कारण निमित्त बन जाएगा, और आप उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। ऐसा हमने कई बार अनुभव किया है। और साथ में हमने ये भी अनुभव किया है, क्योंकि शुरू से ही सेवा में लग गए थे, तो हमने देखा वहां पर कि सेवा में ना, एक बार 19 बड़ौदा में हमारा टूर गया हुआ था, वहां पर एक्सकर्शन टूर इंजीनियरिंग कॉलेज से जाता है, तो उस वक्त IIT खड़गपुर और पूना और 2-3 जगह गया था। तो हमने बाबा को कहा कि बाबा, अब पूना में तो हम कैसे, वहां पर हम 1 हफ्ते तक रहना है भोजन का,
तो बाबा ने तुरंत ही वहाँ सेंटर पर लिख दिया जानकी दादी को, ये बच्चा आ रहा है और वहाँ पर सेंटर पर रहेगा और तुम्हें इसके रहने और भोजन का प्रबंध करना है। तो भले बहुत छोटा सेंटर था, फिर भी वहाँ सेंटर पर रहने का भी सौभाग्य मिला दादियों के संपर्क में, और भोजन वगैरह तो वहाँ शुद्ध होता था। लेकिन वहाँ की एक मुख्य बात ये कि तब तक बड़ौदा में कोई सेंटर नहीं था, तो वहाँ पर एक भाई थे भटनागर जी, एयरफोर्स में काम करते थे, युगल, वो वहाँ पर उधर थे बड़ौदा में। तो ये दो अलग अलग बात है, पूना की और बड़ौदा की। तो पहले मैं ये बड़ौदा वाली बात बता देता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शनी एक लगाई थी। तो प्रदर्शनी में अब चूंकि सेंटर नहीं था तो और भाई बहन कहाँ से आएंगे, आसपास एक दो सेंटर थे अहमदाबाद का या बम्बई के, वहाँ से कुछ भाई बहन आए, सेवा कर रहे थे। हम भी एक्सकर्शन टूर गया हुआ था, हम भी खाली समय में वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ पर एक बार एक फॉरेनर्स का ग्रुप आया, 10-12 फॉरेनर्स का, और अलग अलग जगह के ऑयल इंडस्ट्री के वो एक्सपर्ट्स थे। तो वहाँ पर भटनागर जी ने बोला उन्हें, वो हिंदी तो जानते नहीं थे, ये इंग्लिश में आपको बताएंगे। अब हमें तो कोई इंग्लिश में समझाने का अनुभव था नहीं, तो हम बस हमने कहा ठीक है। हम अंदर गए और बाबा को कहा, बाबा आपको ये करना है, आप कहते हो जब समझने वाला बहुत अच्छा आता है और समझाने वाला उतना होशियार नहीं होता है, तो मैं प्रवेश कर समझाता हूँ। तो बाबा आओ, आपका मैं आह्वान करता हूँ, आपको ही ये समझाना है। बस दिल से बाबा को याद करके गए। उसके बाद उन्हें वो पूरी प्रदर्शनी लगभग 35-40 मिनट तक समझाई इंग्लिश में, और इतना फ्लोलेस, पूरा का पूरा फ्लो बढ़िया उसके साथ समझाई। हमें खुद आश्चर्य हो रहा था कि हम किस प्रकार से समझा रहे हैं। उन्होंने रिमार्क भी वैसा लिखा। तो कहने का भाव ये है कि जब बहुत डिफिकल्टी या कोई सिचुएशन हो, तो ये बाबा का आवाहन करके जब हम अपना तन मन बाबा को अर्पण कर देते हैं, तो बाबा सेवा कराता है। और इसके साथ ही साथ एक दूसरा भी अनुभव हुआ। 2-3 दिन के बाद एक दूसरा ग्रुप आया ऐसे विदेशियों का। तो फिर भाई साहब ने, भटनागर जी थे, उन्होंने कहा कि आप समझाओ। अब हम तो अपने को बड़ा 30 मार खा समझने लगे थे। पहले दिन उन्हें समझाया, तब हमने कहा हाँ समझा देंगे। बस बाबा को थोड़ा याद करके और उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन बाबा तो सब प्रकार के अनुभव कराता है। उस दिन हम उन्हें कुछ भी अच्छी रीति से नहीं समझा पाए। क्यों? न तो बाबा का आह्वान किया ठीक से, और न ये कहा कि बाबा आपको ही समझाना है। और अब तो बाबा ने कोई ये भी अनुभव कराना था कि कभी भी सेवा में सफलता मिलती है तो वो बाबा दिलाने वाला है, हमारे स्किल और हमारे उसके कारण सफलता नहीं है। तो जो भी हम कर्म करें वो बाबा को अर्पण करते जाएं बाबा, और फिर बाबा जीवन में सफलता का मार्ग बताता रहता है। तो ये जीवन में कुमारों के लिए, क्योंकि हमेशा जीवन में ये आता रहेगा। और बाबा ने वो जो बताया था कि डबल कुमार होके रखो करो रहना सदैव, तो डबल स्टूडेंट होके। तो इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई तो डिफिकल्ट होती ही है, आप जानते हैं। लेकिन हम लोग, जबकि स्टूडेंट्स रोज रात को देर तक भी पढ़ते थे, 11-12, हम और विनोद भाई, हम लोग तो 10 बजे तक सो जाते थे, जिससे सुबह उठ करके बाबा को याद भी कर सके और पढ़ाई भी कर सके। तो ये देखा गया कि ब्रेन की शार्पनेस भी बढ़ जाती है अगर अमृत वेले उठ के पढ़ाई पढ़ते हैं। और जो पाठ हम नॉर्मल कोर्स में अगर 20 मिनट में, आधा घंटे में याद करते हैं, तो वो 10 मिनट में ही हमारी मेमोरी में फिट हो जाता है। क्योंकि अमृत वेले का समय भी ना सात्विक होता है, और सो करके उठते हैं तो फ्रेश होते हैं। तो हमारे ज्ञान के नियम हमारे इसमें बाधक नहीं है, बल्कि वो सपोर्टिंग ही है जीवन में सफलता के लिए। सदा हम ये समझ करके चलते रहें। और जब जॉब किया ONGC में और आसाम में भी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पर भी ना पहले सब कहते थे यहाँ तो चल ही नहीं सकता, कोई भी वेज वाला है ही नहीं, यहाँ तो तुम्हें ड्रिंक करना ही करना है,
यहाँ का वातावरण ऐसा है, आदि आदि। लेकिन हम लोगों का तो सवाल ही नहीं था। तो बिल्कुल बाहर का खाना पीना भी नहीं। और जब चेयरमैन आया तो सब जो न्यू ऑफिसर्स थे उनका इंट्रोडक्शन, उनके साथ उस चेयरमैन का लंच भी था। तो डाइनिंग टेबल पर तो बैठे सब, और हमने तो अपना फ्रूट वगैरह खाना शुरू कर दिया, और बाकी सब लंच कर रहे थे। और लंच में तो चेयरमैन के साथ था तो बहुत वैरायटी। तो उसने पूछा, ये क्यों नहीं खा रहे हैं आप मिस्टर सिंघल? तो हमारे सीनियर्स ने बताया, ये उधर जाते, ये बाहर का कहीं नहीं खाते हैं, और ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। अच्छा, तब तक ब्रह्मा कुमारी बहुत फेमस नहीं थे, 67 की बात है, कोई जानता भी नहीं था। लेकिन तब से ही ये हो गया कि आप जो है ना सबसे आइसोलेटेड नजर आते हैं, और आपकी मॉरल अथॉरिटी बन जाती है। क्योंकि जब वो देखते हैं हमारे साथ के सारे लोग पिक्चर देख रहे हैं, इधर उधर खा रहे हैं, जीवन को लौकिक रीति से एंजॉय कर रहे हैं, और हमारा जीवन सबसे अलग है, तो ये हमारी जब मॉरल अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर वो लोगों का व्यवहार भी हमारा और हमारी संस्था के प्रति बहुत चेंज हो जाता है। नहीं तो हम सोचते हैं संबंधियों के यहाँ शादी में या उधर जाएंगे, किस प्रकार से चलेगा। लेकिन नहीं, एक दो बार शुरू में डिफिकल्टी जरूर होगी, लेकिन उसके बाद लोग ही हमारा आदर करके, अरे ये तो खाएंगे नहीं, आपके लिए फ्रूट है, आपके लिए ये क्या दूध है, ये ऐसा कर। तो कहने का भाव ये है कि ये सब भी जो बातें हैं हमारे यज्ञ की, ये सब हमारे जीवन के सपोर्ट करने के लिए है, और कल्पांतर के लिए आगे तक है। और बाबा देखो, और बाद में रहस्य बढ़ता है। मेरी आसाम पोस्टिंग हो रही थी फर्स्ट, तो बाबा ने कहा, जाओ बच्चे, और वहां पर तुम्हें बस ये संदेश देना है। मेरे पास 3 जॉब और थे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करने के बाद, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी, और हैदराबाद के उधर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI, उसमें मेरी इच्छा वहाँ थी, क्योंकि वहाँ दोनों जगह सेंटर थे, वहाँ जाके पालना हो सकती थी। तो मैंने कहा, बाबा आसाम में जहाँ ONGC में पोस्टिंग हुई है, वहाँ तो कैसे हमारे पालना होगी? वहाँ तो कोई गीता पाठशाला भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है, कोई सिंगल स्टूडेंट भी नहीं है उन 7 स्टेट्स में। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे, पालना तो बहुत ले ली, तुम्हें जाके वहाँ पालना करनी है, देनी है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन बाबा ने केवल कहा ही नहीं, ऐसी हिम्मत भर दी कि वहां जाकर के ना, निमित्त बाबा काम हमसे कराता था, उतना बोलने का भी अभ्यास नहीं, प्रदर्शनी भी नई नई बनी हुई थी, दिन भर ऑफिस में जॉब वगैरह, लेकिन करण करावनार बाबा है। तो बाबा कहता था, पत्र में लिखता था, वहाँ शिव सागर जगह थी, वहाँ लेक के पास जाके बैठो, मंदिरों में जाओ, चित्र खोल के बैठ जाओ, समझाना, 1-2 को समझाने लगो, बाकी सब आएंगे। तो कहने का भाव यह है कि आते ही नहीं थे केवल, और उसके बाद आने के बाद इतनी भीड़ होने लगी, और वहां पर माताओं ने कहा, मारवाड़ी माताएं विशेष आती थी, तो उन्होंने कहा, आप हमारे मंदिर में आओ और वहां पर ये ज्ञान सुनाओ। तो मंदिर के ऊपर वो हॉल था हमारा, और उस हॉल में ज्ञान का वार्तालाप होने लगा। लेकिन ब्यूटी ये, बाबा तो जानता है, तो माताओं की तो बहुत भावना थी, तो माताएं बस सुनती थी, और सुनते सुनते ध्यान में चली जाती थी। कई माताएं, काफी कुमारियां, और वहां तो बस शहर भर में फैल गया, अरे वहां तो ये सत्संग होता है, और वहां तो भगवान के दर्शन होते हैं। तो बहुत थोड़े समय में ही वहां तो 100 से ज्यादा स्टूडेंट हो गए। उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ जब नॉर्मल केस में 10-12 स्टूडेंट हुआ करते थे। तो ये स्टूडेंट कहना ये पूरा चरितार्थ नहीं होगा, क्योंकि धारणाओं में तो थे नहीं, लेकिन वो माता इतनी भावनावान, भक्तिवान, और बस तो बाबा को काम कराना होता है, और बाबा जब देखता है कार्य जिसके द्वारा करा रहे हैं वो उतना
बुद्धिवान नहीं है, युक्त नहीं, तो बाबा खुद उसमें प्रवेश करके कराता है। तो साक्षात्कार जिसे हो जाएगा भक्ति मार्ग में तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है ये। तो ऐसे ऐसे जीवन की अनेक घटनाएं हैं, और अंतिम घटना के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ये घटनाओं के साथ ही हर एक में एक मैसेज छिपा है। तो बाबा ने जब आसाम भेजा था, मैंने बताया जैसे आपको, वहाँ तो बाबा कोई नहीं है और इतना दूर है यहाँ से 3000 किलोमीटर। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे कोई नहीं, समय पर बाबा तुम्हारा काम जब पूरा होगा बाबा बुला लेगा। तो हमने सोचा ठीक है, बाबा ने हिम्मत रखने के लिए कहा है, बुला लेगा। तो वहाँ गए और बाबा ने ये सेवा बहुत अच्छी करा दी। वहाँ पर सब तरफ एकदम फैल गया भगवान का साक्षात्कार, और पहला सेंटर वहाँ पर इस तरीके से 1968 में और 69 में खुल गया, बाबा के रहते ही वहाँ पर, और क्लास वहाँ चलने लगी। तो उस समय, अब 69 की बात है, 68 में खुला, 69 की बात है कि मैं देहरादून से चूंकि गया था, देहरादून में हेडक्वार्टर है ONGC का, तो वहां से गया हुआ था। तो वहाँ बहन जी का लेटर आया कि भाई यहाँ पर म्यूजियम बनाने का प्लान है, आप कुछ दिन छुट्टी लेके आ जाओ। तो हमने बाबा को लिखा और बाबा ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन बच्चे पहले यहाँ आओ और तुरंत आओ, और इनडायरेक्टली इशारा था प्लेन से आओ। तो बस हमने तो बस जल्दी छुट्टी का अप्लाई कर दिया। जनवरी 69 की बात है, और प्लेन से ही तुरंत वहां से कलकत्ता और फिर दिल्ली होते हुए, और दिल्ली में हमारे फादर भी मिल गए, देहरादून से आए थे, और हम दोनों ही मधुबन में पहुंच गए। किस दिन? 17 जनवरी 1969 को, बाबा के अव्यक्त होने से एक दिन पहले। और फिर हम लोगों को बाबा की वो कर्मातीत अवस्था भी देखने की मौका मिला। और देखो यही बाबा की कमाल है, बाबा अगर जो कहता है और हम करते हैं तो बाबा बंधा हुआ है उसका रिजल्ट देने के लिए। तो जो पास में रहते थे उन्हें सेवा में कईयों को दूर भेज दिया, और हम दूर में दूर, उस वक्त विदेश में तो कोई सेंटर नहीं था, आसाम था, और वहां से पहुंच गए बाबा के पास, और बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने को मिला। तो ये बात है कि अगर हम सच्चे दिल से बाबा को अपना कहते भी रहें, हम बाबा को पोता मेल भी लिखते थे, इतना 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 ये मिलता है, इतना ये खर्च हुआ इसमें, तो उस चीज में बरकत भी आ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, और वो चीज उससे 10 गुना वैल्यूएबल हो करके वो सेवा करती है। तो हमें एक ये देखने का मौका मिला, और 2 दिन में साकार की कर्मातीत अवस्था देखने का जो मौका मिला, वो तो अपने जीवन का एक बहुत ही अनोखा था। और मेरे ख्याल में ये तो मैं जरूरत से समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन इसमें बताने का भाव ये है कि अंतिम समय कैसे भगवान ने बुला भी लिया अपने पास, और बुलाया ही नहीं, मन की बात को भी जाना। 18 जनवरी की रात्रि क्लास थी, हम बैठे हुए थे सामने क्लास में, और बस हमारे दिल में आया बाबा कुछ बोले मेरे लिए। बस भक्त के मन में भावना होती है, संकल्प उठता है, तो भगवान तो बंधा है पूरा करने के लिए। तुरंत ही बाबा ने हमारा नाम ले करके बस कुछ बहुत अच्छे महावाक्य उच्चार दिए। देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, आदि आदि, और बस संपूर्ण बन जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हमें तो ज्ञान के अंत तक, बाबा ने एक मुरली में बोला था, सबसे महारथी वो है जो ज्ञान के अंत तक चलता रहे। बीच में बहुत परीक्षा आएंगी, कई परिस्थितियां आएंगी, हमारे सामने भी बहुत आई लौकिक दुनिया में। जब यंग होते हैं कुमार, अर्निंग मेंबर होते हैं, तो पेरेंट्स और संबंधियों की तरफ से दबाव भी आता है कि फैमिली लाइफ में आप जाओ, लाइक दैट। तो कई बातें होती है, लेकिन सबका सुनते हुए भी ये करना है कि ये तो बस हमारा अंतिम जन्म है, भगवान मिला है,
कलप कलप के लिए हम भाग्य बना रहे हैं। अगर इस कलप में हम में कोई कमजोरी रह गई और किसी कमजोरी के वशीभूत हो गए तो जीवन जन्म जन्मांतर तक उस कमजोरी के वशीभूत होते रहेंगे। इसीलिए इस समय मुझे पास होकर ही दिखाना है, पास विद ऑनर्स होकर ही दिखाना है। तो ये सदा लक्ष्य रखें और थोड़ा बैलेंस जो बताया कि क्योंकि ह्यूमन माइंड भी ऐसा ही बना है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। एक लेफ्ट अगर लॉजिक पार्ट को डील करता है, लेफ्ट ब्रेन मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, साइंस, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, प्रोफेशन, उन सब को डील करता है। वेयर एज राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन डील्स विद जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, जो जीवन के मूल्य हैं, उनको डील करता है। और अगर इन दोनों में लेफ्ट एंड राइट में बैलेंस रहा, शरीर में भी अगर बैलेंस रहता है तो बहुत तेजी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर बैलेंस जब बिगड़ जाता है, स्पेशली लेटर एल्डरली एज में 75-80 के बाद शरीर का थोड़ा बैलेंस, तो तेज चलने में बहुत कठिनाई होती है। इसी तरह अगर हम तेज रीति से दौड़ना चाहते हैं, फिजिकल बैलेंस तो रहेगा, लेकिन मेंटल बैलेंस को अगर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को कर्तव्यों के आधार पर बैलेंस बना के रखा तो वो जीवन में सफलता की अंतिम शिखर तक ले जाएगा। और एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे जनरल कहा हुआ है माला का मणका बनना है, पास विद ऑनर बनना है। और माला की एक विशेषता बाबा ने बताई थी। अक्सर करके हम सब लोग सोचते हैं अरे इतनी दादियां हैं, दीदियां हैं, बाबा मामा बहुत पुराने 50-60, हम तो अभी नए आए हैं, कुमार 10, 20, 50, 25, 30, 40 साल हुए, हम कैसे जाएंगे माला में। लेकिन एक मुरली में बाबा ने बताया था, माला में ना वो सीड्स जो है, ये तो बाबा ने कई बार बताया कि माला 108 की नहीं है, उसमें कई लड़ियां जोड़ देगा, कई एक्सटेंशन हो सकते हैं। लेकिन एक माला में ये भी बताया था कि मेरी माला की विशेषता ही ये है कि इसमें हर प्रकार के बच्चे हैं। इसमें आदि रतन भी है, शुरू के आने वाले, और लास्ट में आने वाले भी हैं, लास्ट से फास्ट जाने वाले। इसमें कुमारियां भी है तो अदर कुमारियां भी हैं, माताएं हैं। कुमार हैं तो अदर कुमार भी हैं। इसके अंदर इंडियंस हैं तो फॉरेनर्स भी हैं। तो सब प्रकार के मेरे बच्चे हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी ना जो सीट जिसके लिए रिजर्व होती है, कोई शेड्यूल कास्ट का कोटा होता है, कोई शेड्यूल ट्राइब का, तो वो उसी से ही भरा जा सकता है, दूसरा आके नहीं भर सकता वो कोटा। ऐसे ही कोई सीट है, कल पहले विजय के आधार पर बाबा ने कोई कुमारों को दी है तो वो कुमार से ही, उस कुमार से ही भरी जाएगी, कोई अदर कुमार। तो ये कोई ना सोचे कि इतनी पुराने वो है, नहीं, मुरली में हर एक के लिए कोटा, और जो मेरा कोटा रिजर्व है उसमें मुझे ही जाकर के बैठना है। तो अपने पास की पूरी होने की, मैं ही कल्प पहले वाली वो आत्मा हूँ जो पास विद ऑनर हुई थी। और थैंक्स बाबा, आप मुझे फिर से पास विद ऑनर्स बना रहे हो। मैं वही विजय माला का मणका हूँ, कल्प पुराना वाला, और फिर से विजयी होकर के दिखाऊंगा। बाबा आप तो मेरे साथ हो ही हो। इसीलिए सदा हिम्मत का, उमंग उल्लास का पंख हम सदैव उड़ते रहे और उड़ाते रहे। ओम शांति।